हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2022 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्टली बोर्ड में आने की संभावना पूरी है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है आपका सेट नंबर ए का है और जितने सारे सेट होते हैं सब में क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक ना। ये जो है क्वेश्चन सेट ए का है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड में भी इसी प्रकार से सेट ए बी सी करके क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्ट कोड जो है 110 रहेगा और आपके यहाँ पर जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या इधर लिखा हुआ रहेगा। और बात किया जाए प्रश्न की संख्या की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगी 100 रहेगी और 2 नंबर वाली जो शॉर्ट क्वेश्चन होती है वो 30 रहेगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाली आती है वो 8 क्वेश्चन रहेगा। टोटल अगर क्वेश्चनों की संख्या की बात किया जाए तो 138 आएगी, इसमें से आपका 50% बनाना पड़ेगा। टाइमिंग की बात किया जाए तो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, उसमें ही आपको इस सारे क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो आपकी 1 है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। और यहाँ पे अगर बोल दिया जाता है सबसे छोटी सम संख्या कौन है प्राकृतिक में, तो वो 2 होती है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए 25 का जब रूट करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका परिमेय है। बाकी जितने सारे जो संख्या आपको दिख रहा है सबके सब रूट में है और रूट में है, इस सारे का हल नहीं हो सकता, इसलिए ये सारे के सारे अपरिमेय हैं, मात्र 25 रूट को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि रूट में देखें और अपरिमेय घोषित कर दिए, वो आपका निर्णय गलत होगा, ठीक है ना। उसको हल कीजिए, अगर हल करने पर उसका कंप्लीट आंसर आ रही है तो समझिए वो परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय संख्या। तो देखिए 1.3 पे रेकरिंग है, ये इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9/27 है, 9/27 को जब हल करेंगे तो ये 1/3 आएगा रूट के अंदर में, और यहाँ पे 16 का जब करेंगे तो ये आपका 4 देगा, और यहाँ पे है आपका 5 और 5 दोनों है रूट में, जब दोनों में रूट में है जब गुना करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 5। तो ये दिया 5, ये दिया 4, ये भी आपका हल दे देगा, ठीक है ना। ये हल देगा, बट ये जो है आपका हल नहीं दे रहा है, रूटे में रह जा रही, इसलिए जो ये संख्या है आपका रूट अंडर 9/27 ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि p और q 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका मासक क्या हो। देखिए p और q अभाज्य संख्या है तो 2 अभाज्य संख्या का मासक क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, ठीक ना। अभाज्य संख्या का मासक कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 0.13 पे रेकरिंग है तो इसका हल क्या हो। देखिए 0.13 है, जब इसको हल करेंगे तो कुछ नहीं कीजिए, 13 लिख दीजिए, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो है आपका रेकरिंग है 2 अंक पे, तो यहाँ पे आप 100 में से घटा करके 99 लिख दीजिए, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे रहता है 0.43 पे रेकरिंग, तो इसका आंसर क्या आता, तो इसका आंसर आता है 0.43 और 99, ठीक है। मान के चलिए आपका रहता है क्वेश्चन 45 पे रेकरिंग, ठीक है ना। तो इस पे रेकरिंग रहता है तो 45 लिखते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं हम लोग 99 यानी कि 99 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 18 तथा 72 का मासक क्या होगा। देखिए ये हम बच्चा वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, और इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 100% है कि इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है ना। आप लोग कंटिन्यू वीडियो के देखिएगा, थोड़ा बहुत देखने से कोई फायदा नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 18/72 का मासा बोला है, तो 18/72 का जब मासा निकालेंगे तो आपका गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 3। 72 का कीजिएगा तो उसी प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसमें से 3 कॉमन मिला, ऊपर से 2 भी कॉमन मिला, ठीक ना। तो ये जब दोनों गुना करेंगे तो आपका 18 देगा रिजल्ट, और 18 से दोनों संख्या में भाग हो जाएगी। बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप खुद से भी ऑप्शन से भी देख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमसे बोला गया है, परिमेयकरण गुणांक। तो यहाँ पे 12 को हम लोग क्या करते हैं ना, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे, लेकिन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 रूट के अंदर में तो 2 तो बाहर हो गया, रूट के अंदर 3 रहा है, यानी कि 2√3 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को, मान के चलिए यहाँ पे 12 दिया, हो सकता है आपसे 20 पूछते 24 पूछते, तो इसी प्रकार से आप लोग करना है, जो स्क्वायर में रहेगी उसको बाहर कर दीजिएगा, जो रूट में रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो p सम पूर्णांक का रूप कौन है। देखिए यहाँ पे धनात्मक है, यानी कि p का कौन सा मान रखे जो बार बार सम देगा। देखिए यहाँ पे 1 रखते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 6, यानी कि बार बार ये सम दे रहा है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे p की जगह पे 1 रखिएगा तो 1 का 1 2 सम तो दे दिया, 2 रखिएगा तो 3 हो जाएगा,
3 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन आप 4 यहाँ पे रखिए, 4 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि सम दे रहा है, कभी भी सम दे रहा है, तो ये आपका आंसर सही नहीं है। पी के जगह पे 1 रखिए तो भी सम हो गया, 2 रखिए तो सम हो गया, ये भी नहीं आंसर हो। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 1 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि ये भी सम दे रहा है, यानी कि आंसर जो आपका राइट है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत बोला है हमसे, तो शांत का कॉन्सेप्ट है नीचे में जो है 2 और 5 में होना चाहिए, अन्यथा कोई शब्द नहीं। 2 और 5 में से अगर दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, दोनों है तो चलेगा, लेकिन तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। देखिए 81 में जो है जब इसको गुणनखंड किया जाता है तो 3 का पावर 4 आती है, यानी कि 3 आ गया, तो ये तो एमसी नहीं, कट कुट। 41 को देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता है। 45 में 3 गुने 5 आ जाती है, इसको काट दीजिए। 80 में देखिए 2 गुने 5 आएगी, ठीक है ना, सॉरी एक और 2 आएगी, 4 4 दूनी 8 दूना 16 16 बचे 80, ऊपर में क्या है 19 है, यानी कि 2 और 5 के ही फॉर्म में है, इसलिए आपका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, नीचे वाले क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा अंक होता है उसको अशांत घोषित कीजिए, और 2 और 5 में आता है तो उसको शांत लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए आही की यह क्वेश्चन अशांत पूछ दिया है, तो देखिए 400 का मतलब है 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, और यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10, 10 में तो 2 और 5 ना आएगा, ये आपका शांत है, ठीक है। 121 11 गुने 11 होता है, 121 क्या होता है 11 गुने 11, यानी कि ये आपका अशांत है, अशांत है। यहाँ पे 80 भी है आपका 2 गुने 2 अभी जस्ट निकाले हैं। 400 भी वही चीज़ है, यानी कि ये जो है आपका यही चीज़ है जो आपका 11 गुने 11 दे रहा है, अन्यथा जितने सारे जिसके हर है सबके सब 2 और 5 के रूप में है, अन्यथा इसको छोड़ करके, ठीक है। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अशांत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। देखिए 64 आपसे पूछा गया, हो सकता है आपसे बोर्ड में 100 पूछ दे, तो 64 का क्या कीजिए ना, गुणनखंड कीजिए, कितने में, 2 में। अगर 5 बोल दे तो 5 में, 3 बोले तो 3 में, 10 बोले तो 10 में, 2 से बोला है तो हम लोग इसका गुणनखंड करते जाएंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, 8 है तो 2 के पावर 3 मिला, और 3 इधर, यानी कि 3 के 2 के पावर यानी कि 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6, यानी कि घातांक पूछा है तो 2 के पावर कितना 6, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। महत्तम समवर्तक पी और क्यू और लघुत्तम समवर्तक पी और क्यू, यानी कि हमसे बोला म स गुने ल स क्या होती है, तो म स गुने ल स जो होती है 2 संख्याओं का गुणनफल, यही दोनों संख्या तो है, तो यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। देखिए हमसे बोला बहुपद का घात, घात जो होती है आपका ना एकदम फ्रैक्शन रूप में होगा, ऋण रूप में होगा, पूर्ण रूप में होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए भिन्न में तो होता नहीं है, ठीक है ना। x के पावर 1/2 जैंसी लिखेंगे ये आपका बहुपद नहीं होगा, x के पावर -2 लिखेंगे ऐंसी नहीं होगा, यानी कि x के पावर 2 3000 10, यानी कि पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण संख्या में वो होनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। बहुपद का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, x का पावर जो होना चाहिए यानी कि y का पावर होना चाहिए। किसी भी रूप में अगर बहुपद है तो उसका पावर जो होना चाहिए ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोला है शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगी। देखिए 2 और 8, शून्यक 2 है तो इसका बहुपदों की संख्या कितनी होगी, बहुपद की संख्या क्या होगी, 1 होगी। हमसे बोला बहुपदों की संख्या, तो बहुपद एक के ना होगा, बहुपद का घात नहीं बोला है, इसलिए हम लोग घात वाले में जबरदस्ती टिक ना लगा देंगे 2 में, ठीक है ना। बहुपद की संख्या 1 के को होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद निकालने का, इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। देखिए तो द्विघात सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला है वो x² - अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, पहले माइनस लगाना उसके बाद में प्लस लगाना, ठीक है ना। ये x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी, और x से गुना यहाँ पे कराना हम भूल गए थे, यहाँ पे x लिखेंगे, x हो गया, अब प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 6 दूनी 12, तो x² - 8x प्लस में 12 देख लेते हैं ऑप्शन किधर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल्का, मेन फार्मूला है आपका, ठीक है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस में 16y प्लस में 55 के शून्यक क्या हो। देखिए शून्यक हमसे बोला गया है, तो जब शून्यक निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि शून्यक क्या होगी। तो शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे,
ये देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तो फर्स्ट को 55 का गुणनखंड करने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। 55 का गुणनखंड कीजिए तो 11 गुने 5 लिख सकते हैं, 11 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 11x प्लस में 5x प्लस में क्या लिखें 55। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगी, सॉरी y में है तो y में ही लिखें तो बेटर है। y हो जाएगी y प्लस में 11 और यहाँ पे आज आपका आ जाएगा प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 11। ध्यान दीजिएगा यानी कि y प्लस में 5 इंटू में y प्लस में 11 बराबर में 0 लेके चलेंगे, शून्य को बोला है। दोनों के दोनों जो मान है प्लस में है और जब बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में, यानी कि इसका जो आंसर है दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस में 5x माइनस में k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि मान लेते हैं कि अल्फा है तो दूसरा अल्फा 1/अल्फा है। हमसे बोला है कि k का मान, तो k किस जगह पे, c के जगह पे है। तो इसके रिलेशन से हम लोग c कौन मिलता है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा के जगह पे 1/अल्फे है। तो फार्मूला क्या बनता है c/a, फार्मूला तो ये बनता है अल्फा इंटू बीटा कटेगा 1 आएगा, c/a, c के जगह पे माइनस k है और a के जगह पे आपका 2 है। जब इसको हल करेंगे तो k बराबर आपका दे देगा माइनस में 2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि यदि px जो है x² प्लस में 5x माइनस में 12 हो तो p1 का मान क्या है, यानी कि x के जगह पर कितना रखना है 1 रखना है। तो x के जगह पर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 5 इंटू 1 माइनस में 12, देखिए 1 है तो 1 रखेंगे 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा माइनस में 12, 6 में से माइनस 12 जाएगी तो माइनस में 6 आएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी में। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू देखते रहना है और अपना मार्क्स जो है बढ़ाना है। ठीक है ना, याद रखिएगा थोड़ा बहुत देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन है समीकरण दे रखा है आपका, इसमें बोल रहा है कि इसका हल क्या होगा। तो हल निकालने का a1/a2 करना पड़ता है। तो यहाँ पे a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। ठीक है ना, तो इसको करते हैं a1 के जगह पे 2 है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो a1 के जगह पे 2 है, a2 के जगह पे कितना है आपका, ये है आपका 12, ये आपका 4 है और यहाँ पे आपका है 6 और यहाँ पे 3/6। इसको हल करते हैं तो ये 6 देगा, इसको हल कीजिएगा तो ये आपका 2/3 देगा, 2/3 और ये 1/6। तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया ना। जब पहला में नॉट इक्वल टू होता है तो इसमें हल की संख्या कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर में 3 और 3x प्लस में ky बराबर में 9 के संपाती रेखाओं हमसे बोला है को प्रदर्शित करता है, यानी कि संपाती रेखा इसमें खिंचाएगा। तो संपाती रेखा का कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। यानी कि x के जगह a1 के जगह पर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, b1 कितना है 2 है, b2 कितना है k है और c1 कितना है 3 है और c2 कितना है 9 है। अब बस k की वैल्यू निकालना है तो k यहाँ पे आपका रिलेशन बन सकता है इसके साथ में नहीं तो इसके साथ में। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालना है तो k 3 में गुना होगा या फिर 3 से इसको काट देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 3 दूनी कितना मिलेगा आपको 6, यानी कि k बराबर आपका मिल जाएगा 6। ये तो कटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो k बराबर जो है आपका 6 मिल गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 के समीकरण निकालें, ये दे रखा है आपका इस प्रकार से। ठीक है ना, हो तो ये क्या होगा, देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि अगर तीनों बराबर होगा तो इसमें हल जो होगी वो अनगिनत होगा और इसका ग्राफ कैसा खींचाएगा, संपाती खींचाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, बोल रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात का मतलब होता है पावर 2 होना चाहिए, तो इसमें पावर 2 है बट x के पावर कितना है 1/2, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² - 1/x² है, जब इसको हम सीधा करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2x² - 2x प्लस में 1 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 2 है। तो देखिए स्क्वायर है तो इसको अभी रखेंगे, ठीक ना, अभी रख के चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते। ये बोल रहा है कि x² + 4x प्लस में आपका 4 बराबर में x² - 1 का होल स्क्वायर। देखिए पावर तो आपका 4 हो जाएगा ना, तो ये भी आपका रॉन्ग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें बोला नहीं है, यानी कि 3 गो होगा, 1 गो नहीं होगा। देखिए इसको हल करते हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका समीकरण देगा।
ठीक है। ये जो है आपका समीकरण देगा, बट यहाँ पे ये भी देगा आपका माइनस में एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, ये देगा। यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे साफ झलक रहा है, यहाँ पे पावर कितना है, पावर 3 है, और यहाँ पे पावर स्क्वायर करेंगे, पहले से स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका समीकरण में नहीं है। बाकी जितने सारे हैं पावर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p का मूल जो है समान है, मूल क्या है, समान है, तो p का मान क्या होगा, यानी कि d का मान जो है 0 के बराबर होगा, तब ना मूल समान होगा, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर है, तो b के जगह कितना है, p² है, माइनस p का स्क्वायर है, -4a के जगह पर 2 है, और c के जगह पर क्या है, p है, बराबर में क्या है, 0 है। इसी को हल करना है हमको, तो ये हो जाएगा p² माइनस में 4 दूनी 8 p बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो अगला स्टेप क्या बनेगा मेरा, p² बराबर में क्या हो जाएगा, 8p, तो p से एक p तो गया, तो p बराबर क्या मिलेगा, 8, यानी कि केवल 8 आपको मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर में 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो k का मान क्या होगा। देखिए कोई मूल जो है वास्तविक नहीं है। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से हमने अभी ऊपर जस्ट बनाया है उसी प्रकार से आपको भी ABC करके यहाँ पे b² - 4ac करके बनाना है, और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² में 3√3 x - 12 बराबर 0 के मूल हो, तो हमसे बोला है अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3 का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगी, माइनस में b/a होगी, -b/a और माइनस में √3 का आंसर हमको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b के जगह पर कितना दे रखा है, माइनस में दे रखा है पहले से, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3√3, और a के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस में आपका √3। ध्यान दीजिएगा 3 रूट में से 1 रूट गया तो आपका 2√3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद बोला है, यानी कि T14 बोला है, यानी कि a प्लस n-1 × d होता है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला a के जगह पर 3 है, n के जगह पर 14 है, माइनस में 1 लिखेंगे, और d के जगह पर T2 - T1 करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 3, और ये आपका 14 में से 1 गया तो कितना बचा, 13, 13 चौका कितना होगा 52, 52 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 55 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने का मतलब है उसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए T2 - T1 करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है यहाँ पे 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, इसमें फिर 2 जोड़े तो 4 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़े तो -2 हो गया, यानी कि इसमें जो है डिफरेंस सेम चल रहा है, तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा। बाकी सब में देख लेते हैं। देखिए 5 है 15 हो गया, यानी कि 10 जुटा, फिर उसके बाद में 3 जुटा, फिर उसके बाद में 10 जुटा, यानी कि ये आपका सीरीज नहीं बन रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.1 है, उसके बाद 0.11 है, फिर उसके बाद में 0.11, इनकी भी नहीं है आपका समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये 1/2 है, घटाते हैं आपका, घटाने पे इसका जो आंसर है वो नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, 1 है, इसमें 1 में हम क्या जोड़े कि 1/2 आया, यानी घटाना पड़ेगा, तो ये भी जो है आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका सेम अंतर चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद क्या होगा। यानी कि हमसे बोला है Tn, तो Tn बराबर हमसे बोला है क्या होगा, तो a प्लस n-1 × d। बस फार्मूला पे सेट कर दिए हैं। a के जगह पर कितना रखना है, 16 रखना है, प्लस n के जगह पे कुछ नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे, d के जगह पर T2 - T1 करेंगे, तो 11 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस में 5 देगा, इसको हल करेंगे तो ये आपका 16, और जब गुना कराएंगे तो माइनस में 5n, अब प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए 16 5 कितना होगा 21, माइनस में 5n हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 31 बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n हो तो इसका सार्वंतर क्या हो। देखिए ये बोला है सामान्य पद है, यानी कि n के जगह पे हमको क्या करना है ना, 1 2 3 अपनी मर्जी से रखना है। तो 13 माइनस में 2 गुने 1 रखें तो रिजल्ट क्या मिला आपका, 13 में से 2 गया तो आपका बचा 11। 13 माइनस में 2 गुने में कितना रखना है 2, 13 माइनस में 4 करेंगे तो आपका देगा रिजल्ट 9। फिर उसके बाद हम 13 माइनस में 2 गुने 3, यानी कि 1 2 3 हम रखते जा रहे थे, 3 दूनी 6, 13 में से 6 गया तो 7, यानी कि ध्यान दीजिएगा सार्वंतर क्या बनेगा, तो 11 9 7, उसके बाद में आपका बनेगा कितना 5, यानी कि अंतर कितने का चल रहा है 2 का,
T2 माइनस T1 कीजिएगा तो 9 में से जब 11 जाएगा तो -2 देगा, यानी कि सर्वांतर कितने का दे रहा है, -2 का, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है, यानी कि हमसे बोला है कौन सा पद, यानी कि nवां पद हमसे बोला है जो 0 है। चलिए इसको हम फार्मूला पे सेट करते हैं, यानी कि Tn जो है आपका 0 दे रखा है, n की वैल्यू हमको निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, कौन सा पद 0 है, यानी कि nवां पद आपका 0 है, यानी कि 0 को लेकर चलेंगे 126 प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है, d की वैल्यू T2 माइनस T1 करेंगे तो माइनस में 6 आएगा, इसको घटाएंगे इधर लाएंगे तो माइनस में 126 हो जाएगा, और ये जो गुना में -6 है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n-1, इसको क्या करते हैं हल करते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, ये माइनस में 1 है जुट जाएगा, 1 इधर आकर के तो 22 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस से नहीं बना सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बखूबी से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 33 आपका है, बोला है समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, मान लेते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है, सपोज ये आपका B समकोण है, हमसे बोला है AB की वैल्यू जो है आपका 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इसको A इसको C। ठीक है, B समकोण है, AC मान ली, हमसे बोला है AB की वैल्यू 12 है और BC की वैल्यू जो है आपका 5 है, तो हमसे बोला है AC की वैल्यू 13 है, सब कुछ तो दे ही दिया हो, तो साइन C का वैल्यू क्या है, यानी कि साइन C की वैल्यू हमसे बोला है, यानी कि यहाँ से बोला है साइन C, फार्मूला क्या होता है P/H, तो इसके अकॉर्डिंग P कौन बनेगा, सामने वाला 12, H कौन बनेगा 13, यानी कि 12/13 देख लेते हैं ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि यदि कॉस थीटा जो है P के बराबर है तो टैन थीटा का मान क्या हो। देखिए टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा जो होता है आपका P/B होता है, ठीक है ना, P/B, और यहाँ पे जो है कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है B/P। देखिए यहाँ पे P दे करके कन्फ्यूज कर दिया है, तो हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं साइन थीटा/कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, तो उतना हमको नहीं करना है, यहाँ पे जो है कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा P दे रखा है, फार्मूला होता क्या है B/P। ठीक है, तो B की वैल्यू P है आपका दे रखा, और P की वैल्यू कितना है 1 है, तो H की वैल्यू निकालेंगे जब, तो कैसे निकलेगी 1 का स्क्वायर P का स्क्वायर रूट के अंदर में, यानी कि H की वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 1 प्लस में 1 मिनट कॉस थीटा जो होती है ना आपका B/H होती है, सॉरी B/H होती है। ठीक है, तो H की वैल्यू 1 दे रखा है, हमको निकालना है P की वैल्यू, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर, तो H की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, B स्क्वायर तो B की जगह पे P है तो P स्क्वायर, यानी कि P की वैल्यू हमने इतना निकाला। हमको निकालना है टैन की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा टैन की वैल्यू निकालना है हमको, तो टैन जो होती है आपका टैन थीटा बराबर में P/B होती है, तो हमने P की वैल्यू कितना निकाला है रूट अंडर में 1 माइनस में P स्क्वायर। ठीक है, B की जगह पे कितना लिखेंगे, तो B की जगह पे आपका P है रख दिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन किधर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, थोड़ा सा नहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 1/sin थीटा क्या होगी, तो 1/sin यानी कि हमसे बोला है कि 1/sin की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक होती है, क्योंकि कॉसेक जो होती है इसके बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा, सेक बी और कॉस बी एक दूसरे का उल्टा है, तो एक दूसरे को उल्टा के गुना कराने में क्या देगी रिजल्ट 1। साइन का उल्टा क्या होगी कॉसेक, उसको गुना कराइए 1 देगा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, उन दोनों को गुना कराइए आपका रिजल्ट देगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा जो 1/√3 है तो सेक थीटा का मान क्या हो। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 है, इसका वैल्यू थीटा की वैल्यू कितना होगा, थीटा की वैल्यू आपका होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में तो होता है 1/√3। देखिए तो थीटा की वैल्यू 60 है, तो सेक 60 की वैल्यू हम रखेंगे तो आपका सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका उल्टा कर देंगे तो आपका 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि यदि a बराबर में 45 डिग्री तो साइन a प्लस में कॉस a का मान क्या होगा। देखिए साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 आंसर निकालेंगे आपका एलसीएम तो यही आएगा, ऊपर में आपका 1 + 1 यानी कि 2/√2 काटेंगे इसको तो √2 देगा, जो ऑप्शन नंबर ए में तो दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हल इसको कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो बहुत आसान आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 दिख रहा है, बोल रहा है कि यदि 2 sin अल्फा जो 2 के बराबर तो अल्फा की वैल्यू क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन अल्फा
2, ये जो गुना में था इधर आएगा भाग में, कटेगा तो रिजल्ट 1 देगा। अब साइन अल्फा कितने डिग्री में 1 होता है, तो आपका 90 डिग्री में होता है 1, इसलिए आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि tan 21 में कॉट 69 डिग्री का क्या मान होगा। देखिए इसको और इसको जोड़िए, कितना होगा 90, 90 में आप रिजल्ट लगेगी 1 में, ठीक है। दो एंगल को जोड़ने पे अगर रिजल्ट 90 आ रही तो आंसर जानबूझ करके नहीं, जान करके बी में लगेगा, ठीक है। दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रही है, प्लस माइनस में है तो उसका रिजल्ट 0 होती है, नहीं तो बना सकते हैं। अगर बनाने की बात आती है तो इसको बनाइए, tan 21 है तो 21 रखेंगे, नीचे वाले को चेंज कीजिए नहीं तो ऊपर वाले को, मेरा मन है नीचे वाले को चेंज करें, तो ये आपका कॉट है। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 21 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 21 घटाएंगे तो 69 डिग्री आएगी। देखिए tan 21 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होती है tan थीटा, तो थीटा की जगह पे 21 है। और देखिए दोनों सेम है तो कटेगा तो रिजल्ट एक के ना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि यदि थीटा तथा फाई जो है पूरा कोण है, यानी कि पूरा का मतलब इन दोनों का योग जो होगा 90 डिग्री होगा। मान के थीटा की वैल्यू 30 है तो इसका वैल्यू 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जोड़ने पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना। हमसे रिलेशन बोला है कि कौन सही है, तो देखिए cos 30 जो होगा वो cos 60 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। sin 60 जो होगा क्या sin 30 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसा मान रखना है जो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना जाना चाहिए। देखिए सेक यहाँ पे रखिए मान के चलिए 30 और यहाँ पे रख दीजिए 60, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगा आपका 2 होगा, इसका वैल्यू जो होता है आपका 2√3, ठीक है ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा सेक 30 की वैल्यू जो है आपका 2√3 हो गया। देखिए यहाँ पे कॉसिक 60 अगर रखते हैं, क्योंकि 30 रखे तो यहाँ पे 60 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब 60 रखिएगा तो आपका देगा 2√3, ठीक ना। तो इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि साइन 75 डिग्री अब प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए दोनों को जोड़िए, रिजल्ट कितना होगा 90, कितना होगा 90, जैसे 90 हुआ रिजल्ट लगेगी 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 + tan स्क्वायर जो होती है आपका सेक स्क्वायर होती है, ठीक है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होती है 1 होती है। इस वाले फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 × sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर अल्फा यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 2 गुना में है तो 2 गुना में कर देंगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 5 cot स्क्वायर थीटा के मान कर। देखिए दोनों में से कॉमन 5 कर लीजिए, तो दोनों में से हमने 5 को क्या किया कॉमन किए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा रिजल्ट क्या देती है 1 देती है। 5 को गुना 1 से कर देंगे तो रिजल्ट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है अपने दोस्तों में, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जितने सारे क्वेश्चन बच रही है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।